गुड आफ्टरनून माय डियर। तो इस समय आप लोग 6 से लेके 12 तक के जो एनसीईआरटी है उसके 8 पेपर के अध्ययन करते हैं और यह डेली क्लास होता है लाइव 2 से 3। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों व्यवस्था है। और आज की क्लास में आप पढ़ेंगे ये हड़प्पा सभ्यता। जी हाँ, हड़प्पा ये सभ्यता पढ़ेंगे आप आज की क्लास में। तो मैं हड़प्पा सभ्यता के विषय में बहुत डिटेल से बताएंगे, लेकिन इतना जान लीजिए ये जो हड़प्पा है, ये हड़प्पा वर्तमान समय में ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में भी कहाँ? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत। जी हाँ, पंजाब प्रांत। अब आता है पंजाब, तो जानते हैं प्रांत का मतलब क्या होता है? प्रांत का मतलब होता है विशेष क्षेत्र, अर्थात हमारे देश में जो इसको राज कहते हैं उसी के जगह पर प्रांत कहा जा रहा है। तो हड़प्पा पंजाब के पंजाब प्रांत में पाए जाते हैं। वहां पर साहिवाल जिला है। साहिवाल जिला में ये मुल्तान गंज है, वहां पर उसी के आसपास कौन है? हड़प्पा बसे हुए हैं, हड़प्पा स्थित हैं। और अब आता है एक सभ्यता। जब दोनों को मिला देते हैं तो हड़प्पा सभ्यता होता है। मैंने सभ्यता पर कल चर्चा किया था और मैंने कहा था कि सभ्यता मानव के उस जीवन शैली को, मानव के उस जीवन काल को कहा जाता है जिसमें मानव उन्नत होने के लिए विभिन्न तरह के प्रयास किए हैं, उसको सभ्यता कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे इस पृथ्वी पर बहुत सारे सभ्यताएं का पता चला है। इसमें से मैं कल बताया था कि 4 सभ्यता प्रमुख है, उनमें से हड़प्पा की सभ्यता भी एक है। हड़प्पा की सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है माय डियर? यह विश्व के प्रथम नगरीय सभ्यता कहलाता है। अर्थात सबसे पहले ऐसा माना जा रहा है कि नगर यहीं पर विकास हुआ था, नगर का जन्म यहीं पर हुआ था। वैसे मैं आज इसका एक एक पर्चा करके बताऊंगा। आपका जो ये 50-55 मिनट का क्लास होगा, इसके बाद आपको शायद मेरे ख्याल से हड़प्पा के संबंध में थोड़ा सा भी कहीं से भी डाउट नहीं रहेगा। बस 50 मिनट 55 मिनट आप बने रहिए, हम क्या सब कह रहे हैं। तो माय डियर, मैं बात कर रहा था आपसे कि कल हमने आपको कहा था कि हड़प्पा सभ्यता हम बताएंगे बढ़िया से, और उसका 3 नाम आपने कल देखे थे। कौन कौन नाम था? नहीं नहीं नहीं, आपको जो पढ़ना था वो क्या, कौन सभ्यता पढ़ना था? सिंधु घाटी सभ्यता, ये पढ़ना था आपको, और इसी पर आज डिटेल देना है। मेरे साथ भी आप लोग भी लिख लीजिएगा कॉपी में ये चीज। और इसी का दूसरा नाम कल ही आपने जान चुके थे। इसी का नाम दूसरा है सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। और नेक्स्ट था क्या? हड़प्पा सभ्यता। माय डियर, कल आपने ये जान चुके थे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, और सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु या सरस्वती नदी घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, और आपने भी जान गए थे कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो मैं एक बार तीनों को एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं आपको कि सिंधु एक नदी है और जो भारत और पाकिस्तान दोनों में प्रवाहित होती है, और उस नदी के आसपास एक प्राचीन काल के सभ्यता का पता चला है। तो उसको क्या कहा गया? सिंधु सभ्यता, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास है। और उसके बाद इसका दूसरा नाम सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता। माय डियर, ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में जो
हमने बताए थे वो सरस्वती नदी का वर्तमान में भारत में क्या नाम है? क्या नाम बताए थे? घाघर। घाघर। और पाकिस्तान में उसको क्या कहता है? हाकरा। हाका। कोरा का। हाकरा। तो मैं डियर चलेगा नहीं, सही है ना? तो पाकिस्तान में अभी सरस्वती नदी को ये कहा जाता है हाकरा, और भारत में घग्गर कहा जाता है वर्तमान में। उसी नदी को सरस्वती नदी आज से 5,000 वर्ष पहले कहा जाता था, और 5,000 वर्ष पहले क्या हुआ, ये सूख गया है। बिल्कुल इसमें पानी पहले था, लेकिन आज पानी नहीं है, और कुछ विद्वानों को मानना है कि अंदर अंदर है। तो इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु नदी और सरस्वती नदी, इन्हीं दोनों के आसपास ये जो सभ्यता मिला है, विकसित हुआ है। इसलिए जब सरस्वती नदी का पता चला इतिहासकारों को, तो उन्होंने इसको एक दूसरा नाम दे दिया, सिंधु सरस्वती नदी घाटी सभ्यता, जो कल पढ़े थे। उसके बाद एक हड़प्पा सभ्यता, और हमने कल बताए थे आपको कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं आप, तो 1022 स्थान का इसमें पता चला, और इसमें से एक है हड़प्पा। एक हड़प्पा है, और 1022 में सबसे पहले हड़प्पा का ही पता चला था, हड़प्पा के ही उत्खनन हुआ था। अतः हड़प्पा के बाद जब बहुत सारे स्थान की पता चला, खुदाई हुआ, तो सबों का सम्मिलित नाम क्या दे दिया गया? हड़प्पा दे दिया गया। ये आपने पढ़ चुके हैं बढ़िया से। और आज हम अगला जो पढ़ाने जा रहे हैं आपको, कल हड़प्पा की खोज बताए थे, खोज आज मुख्य पॉइंट होगा। इसका खोज अर्थात हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें से तीनों में से इसका खोज कैसे हुआ, इस पर आज विचार करेंगे हम। चलिए तो इस पॉइंट लिख लेते हैं, हड़प्पा की खोज। हड़प्पा सभ्यता की खोज। तो शायद लिख लिए होंगे आप लोग, और लिख लिए तो एक बार पेन को नीचे रख दीजिए, और तब हम लोग बात करते हैं। डियर बिल्कुल शांत होके सुनिए, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले, थोड़ा सा आप लोग का मैसेज में देख लूं। सभी को गुड आफ्टरनून सर, इफ यू डोंट माइंड, फिर से कल का 10 एक्सप्लेन। हाँ हाँ, शॉर्ट में तो कर ही दिए ना हम, शॉर्ट में कर दिया माय डियर। जो आप सोचिएगा ना वो पहले कर लेते हैं। आइए यहाँ पर जगह पर आइए, कहते शॉर्ट में कर लेते हैं। जी जी। अब आइए, मेन आज का आप यही है, हड़प्पा सभ्यता की खोज को हम लोग पढ़ेंगे। तो माय डियर, हड़प्पा सभ्यता की खोज, खोज का मतलब होता है किसी चीज का पता लगना, किसी चीज की जानकारी प्राप्त होना। कोई चीज पहले से है, लेकिन उसको या तो सीमित लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं। जब उसको अधिक से अधिक लोग जानने लगते हैं, या जब उसको लोग जानने लगते हैं, तो वही क्रिया क्या कहलाते हैं? खोज कहलाते हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता, आपने हड़प्पा सभ्यता इसको जान चुके हैं, खोज बाद में इसको आपने जान चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। हड़प्पा सभ्यता अति प्राचीन काल के मानव की सभ्यता है, अर्थात मानव कहीं पर निवास किए थे और अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए बहुत सारे साधन अपनाए थे। वही जीवन शैली, वही जीवन काल हड़प्पा सभ्यता कहलाया है। तो इसका नाम क्यों पड़ा, अभी भी सुने थे कि क्यों पड़ा है। तो
ये हड़प्पा शब्द जो है ये क्या एक जगह है, अभी भी आया था, यह पाकिस्तान में है जगह, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कहां पर? पंजाब, पंजाब प्रांत में है। और पंजाब प्रांत के कहां पर? मैंने एक चर्चा किया था अभी भी तुरंत, शायद भूल गए। साहिवाल जिला। कौन? साहिवाल जिला। ये माय डियर, जहां पर ये वर्तमान में है हड़प्पा। और इस हमने बताए थे कि इसमें 1022 स्थान था, अभी तक पता चला, अभी तक था नहीं, अभी तक पता चला है। 23 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है। अभी तक 1022 स्थान का पता चला है, उसमें से एक था हड़प्पा। हड़प्पा जगह, जो कहां पर जगह है पता चल गया। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब आता है कि ये जो हड़प्पा जगह कहिए या हड़प्पा सभ्यता के, इसकी खोज कैसे हुई, कैसे पता चला, इससे क्या हुआ नहीं हुआ, हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे माय डियर। हम बिल्कुल माय डियर, इसकी खोज जब की जो बात करते हैं हम, एक व्यक्ति का नाम याद आता है। पहले मैं उसका नाम लिख देता हूं। चार्ल्स मेसन है नाम उसका, चार्ल्स मेसन जी। इस व्यक्ति का नाम सबसे पहले हम रखते हैं, बताने इतिहासकार इत्यादि जो रखे। चार्ल्स मेसन। अगर इतने बड़े सभ्यता के अगर चर्चा करने की हम बात शुरू किए और सबसे पहले इसका नाम रखे, तो बहुत कुछ कारण होगा माय डियर, कुछ तो होगा। अब ये कौन थे, आपको भी जिज्ञासा जग गया होगा कि आपने इसका नाम क्यों रखा, क्यों नाम सबसे पहले रखा, क्यों इसकी जानकारी दे रहे हैं आप। तो माय डियर, यह एक अंग्रेज के, ब्रिटिश के काल के, या कहिए ब्रिटिश वहीं के, लंदन के ही रहने वाले थे। यह एक लंदन के रहने वाले बहुत बड़े पुरातत्वविद था। पुरातत्वविद का मतलब होता है पुराने वस्तु, पुराने स्थल के अध्ययन करने वाले, खोज करने वाले को पुरातत्वविद कहा जाता है। साथ ही सैनिक भी थे, ब्रिटिश जो सेना थे उसके सैनिक भी थे। हुआ ये था, हुआ एक था कि इन्होंने सैनिक से एक तरह से कहिए मन नहीं लगा, जो भी कहिए आर्मी इत्यादि में जाते हैं तो देखते हैं कि छोड़ छाड़ के लोग भाग जाता है ना, जस्ट मान मान लीजिए उतना कायर तो नहीं था, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उसको मन नहीं लगा, इन्होंने सैनिक को छोड़ छाड़ के बस वहां से दूर चल दिया। ये चलने के क्रम में, चलने के क्रम में ऐसा कहा जा रहा है माय डियर, ये जब पंजाब प्रांत में ये शाहीवाल के आसपास जब पहुंचा, तो चूंकि पहले तो लोग उतना था नहीं, तो जिस होके जा रहा था एक टीला, बहुत बड़ा टीला देखा है। और टीला देखा तो आश्चर्य लगा थोड़ा सा, वहां गया तो ईंट से बना हुआ खंडहर था, घर उड़ का। तो पूरा तत्वविद तो था ही, पुराने वस्तु के जानकारी पता लगाने की जिज्ञासा तो इसके अंदर थी ही। तो क्या करेगा वहां पर, जब इतनी बड़ी चीज को देखा, लोगों से पूछने लगा भाई ये क्या है। तो लोगों ने कहा कि पता नहीं, मेरे पूर्वज भी कहते थे कि ये इसने था, मेरा दादा के पदादा सब कहते आ रहे हैं कि यहाँ पर एगो शहर था पहले। पता मैंने थोड़ा सीमित लोग जानते थे कि यहाँ पर शहर था, कुछ था, घर था, बढ़िया था, कोई दुनिया वालों नहीं जान रहा था। फिर इन्होंने छोटे से जानकारी, उस जानकारी को कलेक्ट किया। एक पुरातत्वविद होने के कारण से उन्होंने इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से लिया, संज्ञान में लिया। और फिर जब इन्होंने गया तो उन्होंने एक बुक लिखा माय डियर, अभी तक दुनिया वालों नहीं जानता था कि हड़प्पा है। और ये बात कब की मैं बता रहा हूं माय डियर, ये 1826 की बात बता रहा हूं। कब? 1826 में, 1826 में घटना घट रहा है। अभी तक दुनिया वालों, 1826 तक दुनिया वालों ने बता चल रहा था कि हड़प्पा भी एक सभ्यता है। फिर इन्होंने क्या किया, जब चले गए तो एक बुक लिखा इन्होंने। बुक का नाम थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मैं यहां पर लिखना उचित समझूंगा। नैरेटिव, नैरेटिव ऑफ
नैरेटिव ऑफ वेराइटीज वेराइटाइज जर्नीज इन बलूचिस्तान अफगानिस्तान। थोड़ा सा बुक का भी किया कि बड़ा है। स्थान एंड द पंजाब। माय डियर, ये बुक के नाम है। ये क्या है उसका? बुक का नाम है। कौन लिखे थे बुक? हाँ, बुक का नाम है। और इस बुक का बहुत वैल्यू है माय डियर, अभी भी पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंस बुक है। इन्होंने नैरेटिव ऑफ वेराइटीज जर्नीज इन बलूचिस्तान अफगानिस्तान एंड द पंजाब नाम का ये बुक लिखा। और इस बुक में इन्होंने पहली बार उस टीला का वर्णन किया। किस टीला का? जी, जिसको इन्होंने देखा था। और उस टीला की वर्णन किया कि ये एक पुरातत्व वस्तु लगता है, यहाँ पर कोई न कोई खंडहर है यहाँ पर। और तब उन बुक को जो पढ़ा, इतिहासकारों सब विद्यार्थियों ने पढ़ा, यार कुछ तो होगा। कुछ लोग वहां जाने की जिज्ञासा जगाया। और कौन गया वहां पर? सो देख लीजिए। देखिए कैसे स्टेप है, नहीं से शुरुआत हुआ। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं और इस बुक की बात नहीं करें तो अधूरा लगेगा, नहीं लगेगा? और जो बुक ने दुनिया को जानकारी दी। फिर जब जैसे ही माय डियर इस बुक की पता चला, इस बुक के माध्यम से पता चला, तो इस बुक के माध्यम से जैसे ही पता चला तो एक 1853 ईस्वी में एक इंग्लैंड के बहुत बड़े पुरातत्वविद, मैंने पुराने वस्तु के अध्ययन करने वाले विद्वान, और वह एक सैनिक पदाधिकारी भी थे। दोनों था उसको, ये भी सैनिक थे, वो भी सैनिक भी थे। पता नहीं वहां के ऐसे रीति ही थे। और उन्होंने 1853 ईस्वी में, जिसका नाम सुने, कनिंघम। हाँ, ये भी तो इंग्लैंड के थे ना। कनिंघम साहब ने उन क्षेत्रों तक जाने का प्रयास किया। किस क्षेत्रों तक? वो टीला तक। जी, वो टीला देखा था। पढ़ा, देखा नहीं, पढ़ा। देखा तो कौन? इन्होंने देखा। इन्होंने क्या किया? देखा और ये सुना। कौन? ये पढ़ा। ये क्या किया? पढ़ा। और जब ये पढ़ा तो वहां पहुंचा। कहां? वहां पहुंचा। और माय डियर, वहां पहुंचा इन्होंने, तो मैं बता दूं, पहुंचने के बाद वहां जब पहुंचा माय डियर, तो बुक में जितने लंबे चौड़े इसकी बातें थी, उसके अनुरूप इसको कम लगा। उतना सीरियस नहीं लिया इसको, हड़प्पा को, मैंने वो जगह को देखा। हाँ गया, लेकिन देखा भी, सब कुछ किया, क्योंकि बुक में पढ़ के गया तो वहां तक पहुंचा ही। अब हम ही को कह देगा कि वहां पर बुक बहुत अच्छी एक बिक रही है गांधी मैदान में, हाँ कहीं पर लिखल देखेंगे यहाँ पर इतना इतना अच्छी बुक, तो वहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे? एक बार मैंने सुना था बेदरा में, तो मैं एक बार पटना पहली बार गया। मैं अपनी घटना बता, पहली बार पटना गया मैं, तो मुझे याद था कि पटना गांधी मैदान में बुक का मेला लगता है। सोचते थे कि साला कितना बुक खरीदेंगे, कितनी अच्छी अच्छी बुक सब होगी, मैंने दिमाग में चल रहा था। और मैंने गया था और सही में मेला लगा हुआ था बुक का। वो गए थे पटना में। ठीक उसी तरह से ये लोग भी पहुंचा। ये पहुंचने के बाद मैंने कहा कि उतने बढ़िया से इन्होंने संज्ञान नहीं लिया, सिर्फ देखा कि हाँ ऐसे न ऐसे है, लगता है कि बहुत पुराना है, उतना सीरियस नहीं लिया। इस माय डियर 1856 आ जाइए। देखिए 26 53 में थोड़ा सा पहुंचा आदमी। अब कहां पर आ गए हम?
1856 आइए, 1856 में माय डियर वहां पर रेलवे का निर्माण शुरू हुआ। शायद मालूम होगा भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में पहली बार रेलगाड़ी चली थी और 34 किलोमीटर की दूरी में चली थी, मुंबई से थाने के बीच। थाने के बीच 34 किलोमीटर की बीच चली थी गाड़ी। तो पाकिस्तान तरफ भी लाहौर से कराची, लाहौर से कराची के बीच रेलगाड़ी चलाने के लिए, पटरी बिछाने के लिए काम शुरू हुआ और शायद पटरी उसी टीला से होकर जा रहा था। अब आ गया देखिए जगह पर, उस टीला से जब होकर जा रहा था तो ईंट उसमें देखा, बहुत बहुत 10-15 किलोमीटर तक ईंट बिछाया, सठिए ना रहा था उसमें ईंट, इतना ईंट था। बहुत नुकसान हुआ था उस रेलवे बिछाने में, ईंट इतनी बर्बादी क्या, बहुत सारे। तब उस क्रम में इस इतिहासकार सबको देखा कि बहुत कुछ गया, तो मोहर इत्यादि सब मिला वहां पर। तब सचेत हुआ कि साला ये कुछ न कुछ खास, यहाँ पर थोड़ा सा सीरियस लिया। इधर रेल बिछाने लगा तब क्या लिया, उस स्थान को सीरियस लिया। और जब माय डियर सीरियस लिया तो मैं बता दूं आप लोगों को कि किसके विषय में पढ़ रहे थे हम लोग, कनिंघम के विषय में। और किसको, यहाँ पर आए हम लोग कनिंघम साहब तक अभी हैं। उसके बाद आ जाइए माय डियर, एक और व्यक्ति का नाम आता है जॉन मार्शल। कौन, जॉन मार्शल। और 1921 में, कितना दिन हो गया सो देख लीजिए, कितना लंबा गैप हुआ। 1921 में क्यों गैप हुआ वो भी बताएंगे। जॉन मार्शल, जॉन मार्शल। अब आइए इसके व्यक्ति, ये भी था इंग्लैंड के रहने वाले। कहां के थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे माय डियर। ये भी इंग्लैंड के रहने वाले थे। अब ये कुछ खास करेगा, लेकिन इसकी जो खास करेगा तो क्यों करेगा, ये कौन थे, क्या थे जो खास करेगा। मैं ये कौन था, क्या ताकत थी, इसको जोड़ने के लिए मैं आपका ध्यान थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं इधर लाना चाहता हूं। आइए माय डियर, आपने कहा देखे, कनिंघम, कनिंघम तक तो आ गए ना। सेकेंड, इधर गए कनिंघम, ये कनिंघम। माय डियर, ये जो कनिंघम 1853 की बात कर रहा हूं, ये पुरातत्वविद थे, विद्वान थे। भारत में जब ये आए तो देखा कि भारत में बहुत सारे पुराने वस्तु हैं, इसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और फिर इन्हीं के प्रयास से बहुत ही अच्छा चीज दिया। 1861 में एक यहां पर माय डियर भारत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्था की स्थापना हुआ। इसकी स्थापना हुआ 1800, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक विभाग, इसकी स्थापना हो गई 1861 में। किसके प्रयास से, कनिंघम साहब के प्रयास से। और कनिंघम साहब ने इस संस्था का क्या बना, इस कनिंघम साहब ने इस संस्था का माय डियर महानिदेशक बना। माने सबसे निर्देश करने वाला जो सबसे बड़े आदमी था, कौन बना, ये महानिदेशक। महानिदेशक कौन बना, कनिंघम साहब बना। ये बनना भी चाहिए क्योंकि सबसे पहले तो प्रयास वही किया था। ये महानिदेशक बना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का। साला जी, तो ये बना। अब ये जब बना
तो ये एक तरह से पुराने वस्तु के खोज की शुरुआत किया। इसलिए मैं एक चीज और बता देता हूं, हमारे देश के लोग आज तक इतिहास उल्टा के देखिए, अगर थोड़ा सा भी काम किया तो उसका एहसान रखा नहीं है, एहसान को चुका देता है। लेकिन यहाँ के लोगों एहसान भूल जाते हैं। लेकिन हमारे देश की मिट्टी में है, कोई भी पॉइंट को देख लीजिए। अब देखिए इन्होंने थोड़ा सा काम क्या कर दिया, और आज हमारे स्टूडेंट, हमारे देश के विद्यार्थी, हम आप पढ़ते हैं भारतीय पुरातत्व के जनक कौन हैं, तो कनिघम साहब। समझे, इसको भारतीय पुरातत्व का क्या कहा जाता है, जनक कहा। देखिए चल गया, लेकिन आज हम लोग फिर हैं। देख लीजिए, इसको भारतीय पुरातत्व का जनक, भारतीय पुरा पुरातत्व का जनक कौन, कनिघम साहब। कनिघम साहब को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है वो भी देख लिए कि ये जो 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई, उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका, कनिघम साहब का था, इसलिए इसका नाम दिया जाता है। अब आइए, मैं बात किस पर उखाड़ा था कि जॉन मार्शल साहब का जो योगदान है 1921 में, निर्णायक योगदान है मेरी। अभी तो सब देखा, इधर किया उधर किया, निर्णायक में ये पहुंचाया, जॉन मार्शल के नेतृत्व में पहुंचा। तो ये कौन थे माय डियर, ये इस समय जॉन मार्शल साहब इसी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक थे 1921 में। समझ में आ गया, ये बन गया। अब ये जब बना तो इसका ध्यान बार बार जाता था उधर, किधर, हड़प्पा की ओर। उसी समय एक भारत के इतिहासकार का, सॉरी, भारत के पुरातत्वविद सामने आया, और जिसका नाम था, शायद अगर हम नहीं भी बताएं तो शायद आप लोग बता सकते हैं कौन थे, दयाराम साहनी। कौन, दयाराम साहनी। ये माय डियर भारत के पुरातत्व विद्वान हैं। ये जब आया दयाराम साहनी साहब, तो इसके नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी साहब ने वहां पहुंचा हड़प्पा, और हड़प्पा पहुंचने के बाद उसका उत्खनन किया बढ़िया से, इसका एक एक सब कुछ को, और उत्खनन के क्रम में उसे बहुत सारे चीज मिला, और फिर दुनिया को के सामने आके कहा कि ये सभ्यता जो है दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है। बहुत कुछ उन्होंने खोजा वहां पर, और फिर इसका नाम आ गया, फिर इसका नाम आ गया कि हड़प्पा की उत्खनन कौन किया। और आप थोड़ा सा अंदाज लगाइए, जो इतना बड़ा काम करेगा तो फिर भारत के लोगों उसको कुछ देगा कि नहीं देगा। अब दयाराम साहनी साहब को क्या दिया वो देख लीजिए। दयाराम साहनी के साहब के नाम कहाँ जुड़े हुए हैं, इन्होंने जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो था, पहला भारतीय महानिदेशक कौन बना, यही है, दयाराम साहनी साहब ने बना। और फिर अब इतना होने के बाद अब डिटेल अब आ गया कि शायद हड़प्पा सभ्यता क्या है नहीं है, दुनिया के मानचित्र पर, दुनिया के इतिहासकारों के इतिहास के पन्नों में ये लिखे जाने लगा। अब देखिए कहां से शुरू हुआ, 1826 से 100 बरस तो लग गया, 100 बरस लग गया मैं इसको आने में। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। दयाराम साहनी साहब का तो आपने देख लिया कि लिखा देंगे सब, भी तो बोल रहे ना, भारतीय पहला पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पहला भारतीय महानिदेशक बना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और अभी तक जो, हाँ, कौन चीज,
नहीं नहीं, ये मार्शल साहब की बात कर रहा था 1856 में। ये जॉन मार्शल साहब जो सके, जॉन मार्शल 1856 में वहां पर कराची से, क्या कहते हैं, लाहौर से कराची, लाहौर से कराची क्या बन रहा था, रेल लाइन। उसी समय मैंने वो ईट तीट का इधर उधर हुआ। अब फिर जॉन मार्शल साहब के नेतृत्व में 1921 में, इसके नेतृत्व में के हाँ ही तो अभी तो अब तो, और सुनो ना मेरे, थोड़ा सा और 5 मिनट। तो ये देख लिया आप। अब मैं एक और जगह का नाम, ये जो 1022 स्थान है उनमें से एक स्थान के विषय में तो आपने बहुत कुछ जान गया। अब एक और स्थान महत्वपूर्ण है और वो है मोहनजोदड़ो। नाम सुने होंगे मोहनजोदड़ो। बस आपका जवाब यहां मिल जाएगा, अभी जो आपने कहे उसका, यहां पर मोहनजोदड़ो। माय डियर, अभी अभी आपने ये पढ़ा कि हड़प्पा पाकिस्तान में है, और एक चीज और याद रखना है इस सलाह पे, और एक चीज और याद रखना कि वो है माय डियर रावी नदी के तट पर। कहां पर? रावी नदी के किनारे। और ये है आपको सिंधु नदी के, याद रखना है, सिंधु नदी, सिंधु नदी पर तट पर क्या हुआ? नहीं, आप नहीं होगा वो। देख लीजिए 12th का जो आपका बुक है उस बुक में भी दिया गया है, देख लीजिए स्पष्ट रूप से। 483 किलोमीटर दूर, इससे इससे मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, सॉरी हड़प्पा से 483 किलोमीटर दूर ये मोहनजोदड़ो। और वो था किस प्रांत में? पंजाब में, ये सिंध प्रांत में। तो सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो के विषय में एक चीज जानकारी रखना है कि अभी तक जो 1022 स्थान मिला उसमें सबसे बड़ा शहर ही था, सबसे सबसे बड़ा, सबसे बड़ा स्थान यही था, सबसे बड़ा स्थान यही था। मैं इसके और भी लंबाई चौड़ाई इत्यादि भी सब कुछ बताएंगे, लेकिन अभी तो मैं वहां से ला रहा हूं, कुछ आपको बताने जा रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर आया। जो आपने कहे कि ईट वहां पर जो होगा तो क्या किया करता होगा, नहीं करता होगा, इसलिए मैं यहाँ आया। माय डियर, ये इसी का अंग है, सबसे बड़ा अंग है। और आपको जानकारी दे दूं, पूरे दुनिया में जो कुछ अति प्राचीन काल के वस्तु हैं, पुराने चीज हैं, या जो भी चीज है, वो अगर लगता है कि पूरे दुनिया के विरासत है, तो वहां पर यूनेस्को में एक संस्था है और उसका संरक्षण, उसके देख रेख में उसका संरक्षण होने लगा। मेरे देश का ये नहीं रहता है, डायरेक्ट वहां से संरक्षण उसका होने लगता है, देख रेख सारा कुछ। उस कुछ भी एक ईंट उठेगा तो सिर्फ भारतीय सरकार का है तो ऐसा नहीं डायरेक्ट उठा लेगा, पाकिस्तान का तो डायरेक्ट नहीं उठा लेगा, उनसे पूछना पड़ेगा, वहां से परमिशन लेना। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? उसके देख रेख में हो जाता है। हाँ, अब आइए, वर्ल्ड स्तर की संस्था भी पीछे नहीं रहा। 1980 में 1980 में ये मोहनजोदड़ो कहिए कि हड़प्पा कहिए, ये खास करके मोहनजोदड़ो पूरे दुनिया, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़े स्थल है। इसको यूनेस्को ने
विश्व विरासत वस्तु घोषित कर दी। माने ये किसी देश का नहीं, पूरे दुनिया की विरासत मान ली इसको। और फिर इसका देख रेख विश्व स्तर से होने लगा। अब देखिए कहां से कहां तक। तो शायद आप आपको पता चल गया होगा कि ये हाँ, इसका खोज के विषय में बता दें। इसका खोज कौन किया था? इसका खोज क्या था? राखल दास बनर्जी, राइट। राखल दास अच्छा हाँ, राखल दास बनर्जी कौन थे? ये भी भारत के बहुत बड़े इतिहासकार एवं पुरातत्वविद हैं। और इन्होंने कैसे क्या किया वो सुन लीजिए, कैसे खोज कर दी, कैसे क्या हुआ। मैटर जहां पर हड़प्पा है, ये हड़प्पा जहां पर है, वहां पर एक बौद्ध स्तूप का पता चला था, बौद्ध स्तूप। और बौद्ध स्तूप की खुदाई हो रही थी। बौद्ध स्तूप समझते हैं? मंदिर जो गौतम बुद्ध से का जो भक्त है ना, गौतम बुद्ध को पूजने के लिए उसको एक स्तूप बनाते ऐसे कर, उल्टा कटोरी। और ये स्तूप बना के इसके ऊपर में एक कीमती वस्तु से घर बनाते छोटका सा, और इसमें गौतम बुद्ध से जुड़े हुए कोई वस्तु को रखा जाता है। गौतम बुद्ध के सटे, चश्मे, चप्पले, कुछ हो नहीं होगा तो राख इसमें रखा जाता है। और इसके चारों ओर परिक्रमा करके गौतम बुद्ध को, तो इसी को कहते हैं स्तूप। तो इसी स्तूप का वहां पर उत्खनन हो रहा था, सारा कुछ हो रहा था। तो उसी क्रम में बहुत सारे वस्तु, पुरानी वस्तु मिला। और उसमें ये ये वहां पर पहुंचा। ये भी चूंकि मैं अभी भी कहा कि पुरातत्वविद था, ये पहुंचा। और पहुंचने के बाद इन्होंने कहा कि यहाँ पर एक पुराने वस्तु है जो हड़प्पा से मिलता जुलता, चूंकि दूसरा स्थान यही है और मिलता जुलता है। फिर इसका डिटेल इन्होंने कब दिया? 1922 में। जी जी, दूसरा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है अभी तक जो। अब इस शब्द जो मोहनजोदड़ो शब्द है, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला होता है मेरी। और इसलिए ऐसा कहा गया है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कब्रगाह मिला है जहां पर हजारों की संख्या में कंकाल मिला है। और उसको देख के पता चला कि सर मृतकों का, लोगों के कब मैंने कंकाले का ये टीला है, मृतकों का टीला भी इसको कहा जाता है। तो ये था मैडियर आपका संक्षेप में। हाँ हाँ मैडियर, उधर तो हम देखा ही नहीं, एकदम दे रहे थे आप लोग। तो ये आपका टोटल कहानी थी छोटी सी, जो हड़प्पा सभ्यता के खोज को थोड़ा सा पर से पर्दा हटाता है, क्या खोज की जानकारी आपको देता है 3-4 मिनट टाइम, अगर चाहे तो कुछ लिख लीजिए। मैंने तभी भी कहा था कि थोड़ा धैर्य रखिए, अगर क्रम बाय क्रम हम लोग पढ़ते और मजा आता। लेकिन आपने बीच में क्वेश्चन किए तो आपकी आत्मा के संतुष्टि के लिए मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। ठीक, आपने कहे कि हड़प्पा सभ्यता तो अभी थोड़ा ही जाने आपने, और तुरंत अंतिम करा रहे हैं कि ये उजरा कैसे। मैं यार, हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हुआ है, इसका विनाश कैसे हुआ है, अभी तक इतिहासकार इसका ठोस पता लगाने में सफल है। लेकिन दो गो इसका कारण
अभी तक माने प्रचलित है या कहा जा रहा है? दो गो कारण। पहला कारण है, कहा जा रहा है कि ये नदी तट पर और एकाएक पर्यावरण में परिवर्तन हुआ होगा और एकाएक क्या होगा तो बर्फ पिघला होगा और बर्फ पिघलने के बाद एकाएक नदी में पानी बढ़ गया होगा स्तर और एकाएक सब क्या हुआ, डूब डाब गया नदी। तो कर ये बात जब हम भी सुनते थे ना पहले तो नहीं बिलीव होता था। जब मैं गया था बीरपुर 2008 में, के बाद जब बीरपुर गया तब ये बात दिन में घूमने लगा था। क्यों? कि वहां पर सैकड़ों घर को मैं देखा जहां पर 6-7 फीट मिट्टी, खिड़की से ऊपर तक मिट्टी भरा हुआ था घर में। हम सोचते थे कि साला घर में कैसे मिट्टी चल गया यार, घर में मिट्टी। कि मैं 2-3 साल के बाद गया था फिर भी घर में मिट्टी। 2-3 साल के बाद गया था तो कुछ जगह हम देखते थे कि वो पोखर जैसे, कि लोग से पूछते भैया ये कौन चीज है, देखिए भैया ने समझाया था 8 फीट मिट्टी भर दिया है, बालू ही बालू है, क्या खाएंगे, मर रहे हैं। तो जिसको पैसा है तो जेसीबी से बालू को हटा के पोखर बना दिया, वो पोखर में खेती कर, बालू को हटा के तोर का जो ओरिजिनल मिट्टी है। तब हमको पता चला कि छोटी सी एक नदी तट टूटी कुछ दिन, इतना विकसित इतना में तो एक गांव दब गया, कितना घर दब गया, कितना जमीन अभी तक बहुत सारी जमीन मरुभूमि बना हुआ है। तो क्या उस टाइम में तो कुछ साधन ही नहीं था? टूटा तो टूटा, पर तो था ही नहीं। बर्फ पिघलना शुरू हुआ होगा, एक बर्फ देखते हैं थोड़ा सा गिरा फिर गिरा फिर गिरा, संभाल पाइएगा, चल गया होगा। से हमको थोड़ा इसमें ज्यादा सत्यता नजर आने लगा इसमें, ये नदी के जलस्तर जो बढ़ा। और दूसरी धारणा है, उसका जब अध्ययन हुआ है तो ये 2 मंजिला घर भी था, तो वहां पर कुछ कंकाल मिला है, जैसे सीढ़ियां है ना, इस सीढ़ी पर कंकाल मिला है, मानव कंकाल मिला है। उसका जब अध्ययन हुआ है, उस कंकाल के जो हड्डी है उस पर धारदार चीज से कुछ जैसे वार है, बहुत सैकड़ों ऐसे कंकाल मिला है सीढ़ी पर, इस पर धारदार चीज से वार है। इसको देखकर इतिहासकारों ने पता लगाया कि निश्चित रूप से विदेशी कहीं का दूसरे जगह के लोगों का हमला हुआ होगा और फिर कत्लेआम कर दिया होगा, कोई बचा ही नहीं। क्योंकि ये भी देखते हैं, पहले हैजा सुनते थे, होता था जब एक गांव में हैजा हो गया 10-20 लोग, 50 लोग मर गया तो गांव को छोड़ देता था लोग, वो गांव खाली, कोई नहीं जाता था कि भूत बंगला है उधर, कोई देखता भी नहीं था, वो जंगल हो जाता था कुछ दिन में वहां। तो हमको लगता है कि ऐसा भी संभव है, नहीं संभव है। मैंने दोनों कारण जो प्रचलित हुआ है दोनों में सत्यता नजर आ रहा है क्या? हाँ। तो जो भी है दोनों कह रहा है, हाँ, मानना है। हाँ हाँ जो भी हो। तो माय डियर, इससे आगे लगते हैं कि आज हम नहीं बढ़ पाएंगे। अरे तोरी के लाइन कटा क्या? अब वीडियो कब रुक गया है आदमी? हाँ? इसने डुबा देंगे माय डियर, आप लोग सिर्फ साथ दीजिए, डुबा देंगे हाँ? और शायद लिखा नहीं पाए माय डियर, कल इसको लिखाएंगे हम हैं? कल फिर संक्षेप में दे के कट से लिखा देंगे। चलिए आज के क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। क्या कर तू तकनीक